नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे कौटिल्य के प्रशासनिक विचार। उनके प्रशासनिक विचार, उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में वर्णित हैं। तो हम कौटिल्य के प्रशासनिक विचारों पर जो आलोचनाएं हुई है, उन आलोचनाओं का आज विश्लेषण करेंगे। क्या वे आलोचनाएं सही है? आलोचनाएं तो सबकी होती है। परीक्षा में सीधा ऐसा कोई प्रश्न प्राय नहीं पूछा जाता कि कौटिल्य के प्रशासनिक विचारों की आलोचना कीजिए। ये हो सकता है कि प्रशासनिक विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण पूछें, लेकिन फिर भी कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने कौटिल्य के विचारों की आलोचना की है, और वो किन बिंदुओं पर की है उनको हम देख लेते हैं। पहला है अर्थशास्त्र की रचना को लेकर। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना कौटिल्य ने नहीं की। वो अर्थशास्त्र के लेखकों संबंधी अलग अलग मत देते हैं कि कौटिल्य ने तो केवल कुछ ग्रंथों की सहायता से ऐसा विचार व्यक्त किया था, जबकि उन्होंने ये ग्रंथ नहीं रचा है। तो यह जानकारी है वो सही नहीं मानी जाती, और सामान्य रूप से जो विद्वानों में एक प्रामाणिक सूचना तो अभी पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा वर्ग जो विद्वानों का है वो यह मानता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य ही थे। और दूसरी बात रही संशय की। तो संशय तो किसी भी चीज़ पर किया जा सकता है। उस समय में भी पहले अर्थशास्त्र नाम के जैसे कई ग्रंथ लिखे जा चुके थे, लेकिन इतनी व्यापक राजनीति, अर्थव्यवस्था, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, इन सब के बारे में विशद विवेचन किसी भी ग्रंथ में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता। तो ये जो आलोचना करने वाले हैं, ये केवल संशय करने की बात है, और संशय कोई भी कर सकता है। लोगों का काम तो संशय करना ही है। तो अर्थशास्त्र की रचना को लेकर जो आरोप लगाया जाता है, यह संशय ही नज़र आता है। दूसरा, कौटिल्य की जो आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि कौटिल्य के सिद्धांत हैं वो कठोर और आदर्शवादी सिद्धांत हैं। कठोर और आदर्शवादी सिद्धांत। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि कौटिल्य के जो सिद्धांत हैं वो कठोर है और आदर्शवादी है, लेकिन कठोर देखने में लगते हैं। आदर्शवाद के बारे में जहाँ तक प्रश्न है, तो कौटिल्य एक व्यावहारिक विचारक थे। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उन्होंने चर्चा नहीं की है। मोक्ष की कौटिल्य ने चर्चा नहीं की है। इससे साबित होता है कि कौटिल्य एक व्यवहारिक विचारक है, और आदर्शवाद उनमें देखने को नज़र आ सकता है, लेकिन उनके सिद्धांत इतने कठोर नहीं है जितने वे प्रतीत होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टेट, एक मजबूत राज्य की जो अवधारणा है, उसको लेकर उनका जो भी सिद्धांत है वो कठोर नज़र आता है। देखने में कठोर लगते हैं, लेकिन वो कठोर है नहीं। तो दूसरा ये पक्ष है कि उनके सिद्धांतों के आधार पर
उनके आलोचक ये कहते हैं कि बड़े ही कठोर हैं, बड़े ही आदर्शवादी सिद्धांत हैं। तीसरा आरोप जो लगाया जाता है वो है केंद्रीकरण, तानाशाही का, निरंकुशता का, इन सब चीज़ों का आरोप लगाया जाता है कि साहब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो केंद्रीकरण ही केंद्रीकरण देखने को मिलता है, कौटिल्य के तो तानाशाही का है, निरंकुशता का है, अलोकतांत्रिक तरीका है। तो हम इसको देखते हैं कि केंद्रीकरण के साथ साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विकेंद्रीकरण भी मौजूद है, विकेंद्रीकरण भी देखने को मिलता है। तानाशाही देखने में नज़र आ सकती है, लेकिन राजा है उसमें समस्त शक्तियों का स्रोत माना जाता है, लेकिन फिर भी राजा में नैतिक गुण अनिवार्य बताए हैं और राजा अपने किसी भी कार्य को करने में मंत्री परिषद के और अन्य जो अधिकारीगण होते थे उनसे मंत्रणा भी करना अनिवार्य बताया गया है। तो ये तानाशाही नहीं हो सकती। निरंकुशता का सेम चीज़ें हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने के लिए राजा को मजबूत होना ज़रूरी है, इसलिए उसमें समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण कर सकते हैं। और अलोकतांत्रिक का जहाँ तक आरोप लगाया जाता है तो कोई भी राज्य या संस्था पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हो भी नहीं सकता। तो ये जो आरोप है ये बिल्कुल सही नहीं है। केंद्रीकरण के साथ साथ विकेंद्रीकरण भी देखने को मिलता है। तानाशाह नहीं कह सकते क्योंकि राजा में नैतिक गुण भी अनिवार्य बताए हैं, मंत्रणा भी जरूरी, और निरंकुशता का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट, एक मजबूत राज्य बनाने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं उनके आलोचक कहते हैं कि अधूरा प्रशासनिक चिंतन है। कौटिल्य का जो चिंतन है वो अधूरा प्रशासनिक चिंतन है, अधूरा प्रशासनिक चिंतन। अब वो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वर्तमान में सरकार के 3 अंग हमें नज़र आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और उस टाइम क्या था कि कौटिल्य के राजा में ही ये समस्त गुण विद्यमान थे। सरकार के जो ये 3 अंग हैं, इन तीनों अंगों का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अलग अलग रूप में हमें देखने को नहीं मिलता। वहाँ पर राजा में ही ये समस्त शक्तियाँ मानी गई है, तब इसको कुछ आलोचक अधूरा प्रशासनिक चिंतन कहते हैं। लेकिन यह बात सही नहीं है क्योंकि उस समय के दौर में, अब हम आज की परिस्थितियों के आधार पर अगर विश्लेषण करें तो ये सही नहीं होगा। उस समय की परिस्थिति के अनुसार राज्य को मजबूत होना आवश्यक था और राज्य की सुरक्षा के लिए ये जरूरी संस्थाएं हैं। ये अलग अलग रूप में देखने को नहीं मिलती, लेकिन राजा समस्त शक्तियों का केंद्रीकरण, समस्त न्यायिक, कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव, राजा ही कानून बना सकता था, राजा ही अंतिम न्याय कर सकता था, समस्त आदेश राजा के माध्यम से होते थे। तो इन समस्त शक्तियों को राजा में ढूंढा जा सकता है उस समय में। तो ये अधूरा प्रशासनिक चिंतन नहीं है। लोक प्रशासन के जितने भी आधुनिक सिद्धांत हैं उनमें से अधिकतर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है। तो इन तथ्यों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि उनका चिंतन अधूरा प्रशासनिक चिंतन है। तो इनके आलोचक एक और आरोप कौटिल्य पर लगाते हैं, उनके प्रशासनिक विचारों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि वे आज के दौर में अप्रासंगिक है।
आज के दौर में अप्रासंगिक है, ये आलोचक कहते हैं। लोक प्रशासन के विद्यार्थी के रूप में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आज के दौर में कौटिल्य की प्रासंगिकता है वो ख़त्म हो चुकी है। मैं तो ये कहूँगा कि उनकी प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ी है। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के विद्वान हैं, बड़े बड़े जो लीडरशिप की थियरी है, टीम मैनेजमेंट की जो थियरी डेवलप कर रहे हैं, बड़े बड़े संगठनों में कौटिल्य पर चिंतन और रिसर्च शोध किया जा रहा है कि उनके जितने भी मैनेजमेंट के सिद्धांत हैं उनको कैसे हम व्यवहार में अपनाएं। तो आज के दौर में अप्रासंगिक कहना बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि हम देखते हैं वो चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो करप्शन पर दंड का विधान हो या करप्शन के टाइप्स हों, चाहे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम स्पाई सिस्टम की बात करें, स्पाई सिस्टम, चाहे हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करें, तमाम तरह के जो लोक प्रशासन के आधुनिक सिद्धांत है वो हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिल सकते हैं, मिलते ही हैं। तो आज के दौर में अप्रासंगिक कहना बिल्कुल गलत और निराधार है। आज के दौर में अप्रासंगिक नहीं बल्कि कौटिल्य की प्रासंगिकता तो आज के दौर में अधिक बढ़ गई है। तो ये जो सब इस प्रश्न का उत्तर आज के दौर में अप्रासंगिक आलोचकों ने कहा है, लेकिन जो अगला टॉपिक होगा हमारा वो यही होगा कि कौटिल्य की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। तो अगले लेसन में, अगले क्लास में हम ये जानेंगे कि कौटिल्य के प्रशासनिक विचार ये आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं। तो इस प्रश्न को, अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है आलोचना से संबंधित, तो मेरा मत यह है कि आपको अगर आलोचनात्मक परीक्षण पूछा जाता है तो इसका 1/3 पार्ट आप आलोचना करके बताएं, और जो रिमेनिंग पार्ट है 2/3 पार्ट वो उन आलोचना को आप संतुलित उत्तर दीजिए उनका, कि उनके हम सीधी आलोचना ऐसे नहीं कर सकते, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। तो इस प्रश्न को अगर परीक्षा में आता है तो इसको करते समय थोड़ी सावधानी हमें रखनी होगी। बाकी जो कौटिल्य के विचारों की प्रासंगिकता है, जो कि कौटिल्य के प्रशासनिक विचारों के क्रम में अपना अंतिम लेसन होगा, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे।